श्री विनोद चंद्र पांडे विनोद द्वारा रचित जय सुभाष खंड काव्य का संपूर्ण कथानक 7 सर्गों में विभाजित है और प्रत्येक खंड में जो है वो सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया गया है। तो पहले सर्ग के बारे में क्या बताया है, दूसरे में क्या बताया है, मैं एक एक सर्ग की एक एक ऑडियो क्लिप तुम लोगों को बेटा बच्चों भेज रही हूँ। तो पहले सर्ग में क्या है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। इनके जन्म के समय एक नवीन प्रभात का उदय हुआ। बहुत ही सुंदर वातावरण था कि एक हमारी धरती पर एक अनमोल रत्न पैदा हुआ है। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकी दास और माता का नाम प्रभावती था। जानकी दास इनके जो पिता थे समाज के एक बहुत प्रतिष्ठित नागरिक थे और माता जो थी वो बहुत ही साध्वी प्रकृति की थी। बचपन में ही सुभाष चंद्र बोस पर अपने माता पिता का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इनकी माता प्रारंभ से ही, शुरू से ही वीरता से ओत-प्रोत कहानियाँ सुनाती थी और प्राचीन हमारी भारतीय संस्कृति की बहुत सी बातें उन्हें समझाती और सुनाती थी, जिसका सुभाष चंद्र बोस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और बचपन से ही उनके मन में स्वदेश प्रेम की भावना जागृत हो गई। सुभाष चंद्र बोस बहुत बचपन से ही बहुत बुद्धिमानी और साहसी थे। साहस तो उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। अनेक गुणों से संपन्न थे सुभाष चंद्र बोस। तो फिर इन्होंने अपने गुरु को किया और बेनी माधव के संपर्क में आए जो इनके गुरु कहलाए और उन्होंने उन्हीं से ही समाज सेवा का व्रत लिया। पढ़ाई में चूँकि शुरू से ही बहुत तेज़ थे, मेधावी थे, तो इन्होंने मैट्रिक परीक्षा जो है प्रथम श्रेणी में पास करी। फिर कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में इन्होंने प्रवेश लिया और इनका परिचय सुरेश बनर्जी से हुआ। इनके साथ में रहकर इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के से प्रभावित होकर इनके जीवन में विवेकानंद जी का बहुत ज़्यादा, स्वामी विवेकानंद का बहुत प्रभाव था। उनके उपदेशों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने सोचा कि अब मैं देश सेवा, समाज सेवा, कुछ इस तरह की काम करूँगा और सत्य की खोज में ये निकल पड़े। वे अनेक तीर्थ स्थानों पर गए। आखिरी में क्या हुआ, उन्हें निराशा मिली और उन्हें कुछ सत्य की खोज उनकी नहीं पूरी हुई और निराशा हुई और वो वापस घर लौट आए। फिर वो अपनी पढ़ाई फिर से करने लग गए और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करी। फर्स्ट डिवीज़न इंटरमीडिएट की परीक्षा भी पास करी। एक बार क्या हुआ, प्रेसिडेंसी कॉलेज में इनके यहाँ जो निरीक्षक महोदय आए थे उन्होंने भारतीयों के प्रति बहुत अपमानजनक शब्द कहे। उन्होंने उनके गाल पर तमाचा चढ़ दिया। इस घटना के कारण क्या हुआ, इनको कॉलेज से निकाल दिया गया। दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेकर उन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करी और अपनी पिता की इच्छा अनुसार इन्होंने विदेश जाकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, कैम्ब्रिज जो विश्वविद्यालय है बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है, वहाँ से ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करी। परंतु देश प्रेम की भावना इतनी ज़्यादा थी कि इन्होंने इस पद को भी त्याग दिया और मातृभूमि की सेवा के लिए लौट आए। इनका ध्येय ही यही था कि हम स्वतंत्रता हमको प्राप्ति करनी है और हमें अपने देश की सेवा करनी है। ये पहला सर्ग ख़त्म हो गया है बच्चों। हाँ बच्चों, दूसरा सर्ग में क्या है कि जब क्योंकि इनके मन में देश प्रेम की भावना तो जगी चुकी थी, अब यह वह समय था जब अंग्रेज़ों के अत्याचारों से भारतीय इतने आतंकित थे, इतने त्रस्त थे कि उस समय की घटना ये आ रही है। तभी सुभाष चंद्र बोस ने परतंत्र भारत को स्वतंत्र कराने का सपना देखा और उन्होंने एक दृढ़ संकल्प किया, चाहे जो कुछ भी हो जाए मुझे अपने भारत देश को स्वतंत्र कराना है। इसी समय गांधी जी ने 1921 के असहयोग आंदोलन का सूत्रपात किया। गांधी जी ने उस समय असहयोग आंदोलन किया। इस आंदोलन में क्या हुआ, निर्धन, धनी, श्रमिक सभी जातियों के लोगों ने अपूर्व सहयोग गांधी जी का किया। और असहयोग आंदोलन था क्या कि सरकार को, अंग्रेज़ों को हमें सहयोग किसी तरह का नहीं देना है। वकीलों द्वारा न्यायालय का बहिष्कार किया गया, सरकारी उपाधियां लौटाई गई, इसमें बहुत सारे काम हुए थे। विदेशी वस्तुओं की घर घर में होली जलाई गई कि हमें अपना स्वदेश ही अपना सामान लेना है, स्वदेशी करना है। इस तरह का असहयोग आंदोलन में बहुत सारे काम हुए जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी समय देशबंधु चित्तरंजन दास ने नेशनल कॉलेज की स्थापना करी। सुभाष चंद्र बोस को इसी कॉलेज में उन्होंने प्राचार्य नियुक्त किया। अब सुभाष चंद्र बोस ने छात्रों को हृदय से देशभक्ति की ज्वाला, उन्होंने जितने बच्चे थे, चूँकि वो प्रधानाचार्य थे, वहाँ के अधिकारी थे, उन्होंने सारे बच्चों में देशभक्ति की ज्वाला
प्रफुल्लित कर दी। कांग्रेस के कार्यक्रमों में भी भाग लेते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाई गई स्वराज पार्टी में देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ सुभाष चंद्र बोस ने प्रवेश किया। स्वराज दल द्वारा काउंसलिंग में प्रवेश करने का निर्णय भी सुभाष ने दल के प्रतिनिधियों को जताया कि अब मैं स्वराज दल में भी लूँगा, तथा कलकत्ता महापालिका में वो बहुमत से विजयी हुए। इस महापालिका में देशबंधु को नगर प्रमुख तथा सुभाष चंद्र बोस को अधिशासी अधिकारी का पद दिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने नियत का आधा वेतन, जो यहाँ से जो इनको पद मिला था, इससे उनको जो उन्होंने आधा वेतन क्या किया, अपने पास रखा और आधा वेतन दीन दुखियों के लिए बांटना शुरू कर दिया। लेकिन अकारण ही उन्होंने उनको क्या किया, अंग्रेज़ों ने अलीपुर, ब्रह्मपुर, मांडले जेल में बंदी बना दिया। अकारण ही अंग्रेज इस तरह का काम बहुत करते थे। अकारण ही छोटा सा कोई आरोप लगाते थे और बंदी बना देते थे। उन्होंने बंदी बना दिया। मांडले जेल में उनका स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा। अब वो थोड़ा वहाँ बीमार हो गए। उनकी रिहाई के लिए जगह जगह नारे लगाए गए, सभाएं की गई। इस प्रकार जन आग्रह के से सरकार को झुकना पड़ गया। सोचो इतनी क्रूर सरकार अंग्रेज, उसके आगे भी उनको झुकना पड़ गया और झुकना पड़ गया। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को मुक्त किया। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस ने अपने देश की रक्षा के लिए अनेक कष्टों को हंसते हंसते सहा। ठीक, अब तुम लोग को तीसरा सर्ग बताएंगे, पहले दूसरा सर्ग खत्म हो गया। हाँ, अब बच्चों तीसरा सर्ग आता है। इसमें 1928 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। भारत के नर नारी इस अवसर पर बहुत खुश थे। काफ़ी हर्षोल्लास का माहौल था। भारत के कोने कोने से नेतागण आए और इस अधिवेशन में पंडित मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस अपने स्वयंसेवक दल के सेनानी बने हुए थे। उनका जो अपना एक दल था, उसके वो सेनानी थे। अधिवेशन के आयोजन का श्रेय सुभाष चंद्र बोस को ही जाता था। सभी व्यक्ति उनकी जय जयकार कर रहे थे। सभा में राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। सारा वातावरण भारत माता की जय, भारत माता की जय से गूंज उठा। तभी पंडित मोतीलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र की प्रशंसा करते हुए उन्हें पुत्रवत बताया। उन्होंने कहा, तुम मेरे पुत्र के समान हो। किसने? मोतीलाल नेहरू जी ने। सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता का मेयर चुना गया। मेयर जैसे हमारे पूरे नगर का जो अधिकारी होता है, वो मेयर होता है। उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को दर्शाते हुए निम्नलिखित पंक्तियां हैं। वह निर्वाह स्व कर्तव्यों का भली भांति करते थे, यथाशक्ति नागरिकों का भी कष्ट सभी हरते थे। इसी समय क्या हुआ, स्वतंत्रता सेनानियों का एक जुलूस पुलिस द्वारा लाठी चलाई। अब एक, क्योंकि अंग्रेज़ तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि एक स्वतंत्रता संग्राम लोग जो है यहाँ आके से एक मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, तो उन्होंने उस पर लाठीचार्ज किया, जिसमें सुभाष चंद्र के शरीर पर भी बहुत सारी चोटें आई। उसके बाद क्या हुआ, 9 महीने बाद उन्हें अलीपुर जेल भेज दिया गया। जेल से छूटने पर उन्होंने फिर अपने युवकों को उत्साहित किया और शासन को भयभीत करने के लिए शासन ने फिर उनको डराने के लिए जेल भेज दिया कि तुम फिर अपने जो है जितने लड़के हैं उनको उकसा रहे हो। तो जेल में ही उन्होंने अपने पिता की उनकी मृत्यु हो गई। जब वो जब जेल गए तो उनको समाचार मिला कि उनके पिता की डेथ हो गई है। तभी वे कटक के लिए रवाना हुए। उन्होंने इंडियन स्ट्रगल नाम की एक पुस्तक जेल में लिखी। 1936 में उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। लखनऊ में हुए कांग्रेस अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष बनने की मांग करी। जो कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, उसमें उनके लिए मांग करी गई थी कि ये हमारे अध्यक्ष बने। पूर्ण स्वस्थ न होने के कारण उन्होंने इस पद को स्वीकार नहीं किया कि मेरा अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। पूर्ण स्वस्थ हो जाने के बाद उन्होंने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन का उन्हें अध्यक्ष चुन लिया गया। ये हमारा सर्ग 3 है। अब बच्चों चौथा सर्ग है। ताप्ती नदी के तट पर स्थित विट्ठल नगर में कांग्रेस का 51वां अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में 51 द्वार, 51
राष्ट्रध्वज फहराए गए और 51 बैलों के रथ पर बैठकर सुभाष चंद्र बोस आए। अरे वाह, बहुत सुंदर नज़ारा रहा हो गया कि कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था जिसमें 51 दौर बनाए गए थे, 51 राष्ट्रध्वज थे उनके, 51 बैलों के रथ पर बैठकर वो आए थे। इसके उपरांत त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में 2 महान नेताओं के अध्यक्ष पद के लिए इनका चुनाव हुआ, जिसमें पटाभी सीतारमैया हार गए थे और सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। परंतु गांधी जी सुभाष के स्थान पर पटाभी सीतारमैया को अध्यक्ष पद पर देखना चाहते थे। उनको ये लगता था कि सुभाष चंद्र बोस उसके योग्य नहीं हैं गांधी जी को। अतः गांधी जी द्वारा रोष प्रकट किए जाने पर दल की एकता के लिए उन्होंने अपना पद त्याग दिया। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की खुशी के लिए अपना पद त्याग दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल गठित किया गया। कलकत्ता में स्थित ब्लैक हॉल नामक स्मारक, जिसमें अनेक अंग्रेज़ों को जिंदा जला दिया गया था, हटवाने के लिए नेताजी ने बहुत प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल से मुक्त होने पर उन्हें अपने घर में ही नज़रबंद कर दिया गया था। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस निरंतर मातृभूमि के लिए अंग्रेज़ सरकार की यातनाएं सहते रहे। यह बेटा चौथा सर्ग है। इस खंड काव्य का 5वां सर्ग। अब नज़रबंदी के समय, जब इनको घर में नज़रबंद कर लिया गया था, नज़रबंदी के समय सुभाष ने घर पर शासन का रात दिन पहरा लगा रहता था। उनको इतना कैद कर लिया था कि उनके चारों तरफ, उनके घर के चारों तरफ अंग्रेज़ों का पहरा ही लगा रहता था। सुभाष देश के बारे में बहुत अधिक चिंतित थे, अतः वे वहाँ से भागने की योजना बनाने लगे। सुभाष अपनी दाढ़ी बनाकर मौलवी का वेश धारण करके 15 जनवरी 1941 को शीतकाल की आधी रात में, मतलब जाड़े की आधी रात में, वो विदेश के लिए भाग निकले। उनको लगा कि मैं भारत में रहूँगा ही नहीं, विदेश के लिए मैं भाग निकलूँगा। काबुल जाकर वो तुरंत काबुल पहुँच गए। काबुल जाकर उनकी उत्तम चंद्र से मित्रता हुई, जिसने उन्हें बाहर पहुँचाने में सहायता की। जापान, फिर उसके बाद वो जापान चले गए। जापान जाकर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के प्रधान सेना नायक बनकर उसका नेतृत्व किया, जिसमें अनेक भारतीय सैनिकों ने इस फौज को सुदृढ़ता प्राप्त कराई, एक मजबूती प्राप्त कराई। जिसके उपरांत वे सिंगापुर पहुँचे, जहाँ पर रास बिहारी बोस ने उनका स्वागत किया। सुभाष चंद्र बोस ने अपने भाषणों से वहाँ की जनता में नव चेतना जगाई। उनके भाषण इतने ओज-प्रोज थे, इतने तेजस्वी थे कि वहाँ की जनता में भी नवचेतना जगी। सुभाष की सेना के भीतर नेहरू, गांधी, आज़ाद, बोस नामक 4 ब्रिगेड बनाए गए। इसमें सभी जातियों के सैनिक परस्पर प्रेम पूर्वक कार्य करते रहे। सभी सैनिक ब्रिटिश राज्यों को पराजित करने के लिए ललायित थे। ये तुम्हारा 5वां सर्ग है। 6ठा सर्ग। सिंगापुर के सैनिकों को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह तुम लोगों ने नारा बहुत सुना होगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इसी संबंध में तुम्हारे खंड काव्य में भी लिखा है कि दो तुम रक्त, मुक्ति दूँ तुमको, दिया एक यह नारा, कह जय हिंद, ब्रिटिश शासन को निर्भय हो ललकारा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रेरित होकर उसकी सेना अंग्रेज़ों की सेना को पराजित करने लग गई। जो सुभाष चंद्र बोस की सेना थी वो अंग्रेज़ों की सेना को परास्त करने लग गई। भारत माता की जय, नेताजी की जय के साथ साथ आज़ाद हिंद फौज की जय, और ये आगे निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही थी। 18 मार्च 1944 को यह सेना अंग्रेज़ों को परास्त करते हुए कोहिमा पहुंची। वहां पर सुभाष और गांधी जी की जय जयकार के ध्वनि गूंजने लगी। भारतीय सेना ने मोराई टिम्बम नाम पर अधिकार कर लिया। आराकान पर भी तिरंगा फहरा दिया। विजय प्राप्त करते हुए उन्होंने 1945 ईस्वी में नव वर्ष को पूर्ण उत्साह और उमंग के साथ मनाया। ये तुम्हारा 6ठा सर्ग है। हाँ, 7वां सर्ग। जीवन में सुख दुख, जय पराजय का चक्र चलता रहता है। आज़ाद हिंद फौज को भी पराजय का मुंह देखना पड़ा। वर्मा पर शत्रुओं ने अपना अधिकार जमा लिया। अगस्त 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर अणु परमाणु गिराए गए। इसके फलस्वरूप अनेक नर नारी विकलांग हो गए और असंख्य लोगों की मृत्यु हो गई।
जनहित के लिए जापान ने शत्रुओं के समक्ष अपने हथियार डाल दिए, जिससे आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे वो व्याकुल हो गए। सुभाष ने सैनिकों की व्याकुलता देखकर वो बहुत चिंतित हुए और उन्होंने भी आत्मसमर्पण का निर्णय ले लिया। सैनिक उस समय पुनः लड़ाई करने का और फिर ये भी उनको आश्वासन दे दिया कि हम पुनः लड़ाई करेंगे। इसके पश्चात सुभाष ने सैनिकों से विदाई लेकर हवाई जहाज़ द्वारा टोक्यो से प्रस्थान किया कि अब हम वापस जा रहे हैं, ये सोच के उन्होंने वहाँ से प्रस्थान किया। यहाँ उन्हें जापान के प्रधानमंत्री से भी मिलना था, लेकिन दुर्भाग्यवश 18 अगस्त उनका जहाज़ जो था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जापानी रेडियो द्वारा ये दुखद समाचार प्रसारित किया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब नहीं हैं। भारत की जनता इस आकस्मिक समाचार पर सहसा विश्वास नहीं कर सकी। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के अगणित स्वतंत्रता सेनानियों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे दिव्य व्यक्तित्व के लोग बहुत कम ही दृष्टिगोचर होते हैं। इसलिए कवि ने स्वयं उनके विषय में कहा है, यूँ तो हुए देश में अगणित स्वतंत्रता सेनानी, पर उसमें नेता सुभाष सी कम थी दिव्य कहानी। यद्यपि आज नेताजी नहीं हैं, फिर भी उनकी अमरवाणी भारत वर्मा सिंगापुर की मिट्टी पर सदैव गूंजती रहती है। भारतवासी युगों तक उनकी अमर गाथा का गान करेंगे।